Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 11. हम चैप्टर 9 मोटिवेशंस एंड इमोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पार्ट 1 में हमने मोटिवेशंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था कि मोटिवेशन क्या होते हैं। इसके पार्ट 2 में हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे और फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे। मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि इंसान की क्या-क्या ज़रूरतें होती हैं और वो ज़रूरतें किस हायरार्की में होती हैं। इसको हम डिटेल में इस पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ऐसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मोटिवेशन पे थ्योरीज दी हैं, बट उसमें से सबसे अहम थ्योरी है एब्राहम एच मैस्लो की, जिन्होंने 1986 और 1968 और 1970 में अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि इंसानों के जो व्यवहार होते हैं वो बहुत सारी ज़रूरतों के द्वारा शेप होते हैं, यानी कि इंसान ज़रूरतों के हिसाब से व्यवहार करता है और उसकी जो ज़रूरत होती है वो एक हायरार्की में होती है, यानी कि कुछ ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है, फिर वो ज़रूरत पूरी होने के बाद दूसरी ज़रूरत आती है, यानी कि इंसान की जो ज़रूरतें होते हैं वो एक हायरार्की में होती हैं, एक ऑर्डर में होती हैं, जो हमें पहली पूरी करनी होती है और उसके बाद पूरी करनी होती है। उन्होंने बोला था कि जो हमारी प्रेरणा होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए इंसान को प्रेरित करती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि इंसान अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करके एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। इस मॉडल में हम एक पिरामिड देखते हैं जिसके सबसे बेस पे यानी सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो शारीरिक जरूरतें होती हैं जो इंसान के जीने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि भूख या प्यास। अब आप इस पिरामिड में देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल शेप्ड होता है इसको हम पिरामिड कहते हैं। यही है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके बेस पे जो सबसे फर्स्ट नीड होती है, सबसे ज़रूरी नीड होती है, वो फिजियोलॉजिकल होती है, यानी शारीरिक, जो इंसान के जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। जब ये सारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद इंसान की आती है सेफ्टी नीड्स, यानी कि इंसान को अपने डेंजर से, उसको जो भी जिस चीज़ से खतरा है, उससे वो बचने की कोशिश करता है, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है। जब उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब दूसरी नीड आती है नीड टू सीक आउट अदर पीपल, यानी कि इंसान को महसूस होता है कि उसको दूसरों से प्यार होना चाहिए या दूसरे उनसे प्यार करें या उनको महसूस हो कि उनके अगल-बगल लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। तो ये होगा लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। जब ये ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, तो इंसान और ऊपर जाएगा और अपनी सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत पूरी करेगा, यानी कि वो अपना मकसद खोजेगा, अपना वर्थ खोजेगा कि उसकी क्या वैल्यू है इस दुनिया में। फिर उसकी जब सेल्फ एस्टीम वाली नीड भी पूरी हो जाएगी, यानी उसको पता चल जाएगा कि उसकी क्या ज़रूरत है, तब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाईएस्ट नीड जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक सेल्फ एक्चुअलाइज जो इंसान होता है वो खुद के बारे में पूरी तरह से जान लेता है, अपने समाज के बारे में जान लेता है, बहुत क्रिएटिव होता है और नए-नए चैलेंजेस लेना पसंद करता है। जो लोअर नीड्स होती हैं यानी कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, ये ज़्यादा उसमें दी हुई है, यानी इसका स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि इनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये पूरी नहीं होंगी, इंसान ऊपर वाले स्तर पे नहीं जा सकता है। कुछ ही लोग होते हैं जो सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच पाते हैं, इसीलिए ये नीड हायरार्की कभी पूरी नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान सेल्फ एस्टीम वाली नीड पर पहुंचने के बाद फिर से नीचे गिर जाए क्योंकि उसकी बिलोंगिंगनेस नीड पूरी नहीं हो रही है। तो वो सेल्फ एस्टीम से नीचे गिर के फिर सेफ्टी पे आ जाएगा, ना कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपने अगर एक ज़रूरत पूरी कर दी हो, तो वो ज़िंदगी भर के लिए ही पूरी हो जाती है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं। तो इसीलिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये नीड है, हायरार्की है, जो वो एक से ऊपर एक जाने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। जब भी हमारी कोई प्रेरणा से उत्पन्न हुई ज़रूरत फेल हो जाती है, यानी कि हम कोई मकसद पे नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है।
क्योंकि ये बहुत दर्दनाक होता है। इसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन यानी हमें बहुत चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो होता है ये किसी को पसंद नहीं होता है। इसमें हमारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, हमारी भावनाओं में बदलाव आते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम रोते हैं, हम दूसरों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो डॉलर्ड एंड मिलर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जब इंसान की जरूरत पूरी नहीं होती है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको आता है गुस्सा, यानी कि गुस्से का सबसे पहला कारण होता है फ्रस्ट्रेशन। डायरेक्ट अग्रेसिव एक्ट्स में बी इनहिबिटेड बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, यानी कि इंसान का गुस्सा तब कम हो सकता है जब उसको पनिशमेंट का डर हो। फ्रस्ट्रेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, यानी हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है। पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी हो सकता है समाज की कुछ चीजों की वजह से हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास 11th में कोई ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो आपकी जो नीड है, आपकी जरूरत, वो ब्लॉक होगी और आपको फ्रस्ट्रेट महसूस होगा। तो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दूसरा होगा पर्सनल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दौड़ना बहुत पसंद है, आप रेस में हिस्सा लेना चाहते हो, लेकिन आपके पैर में चोट लग गई हो, तो आपकी वो पर्सनल फैक्टर्स होंगे जो आपकी ज़रूरत को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो। जब आप 2 मकसदों में या 2 प्रेरणाओं में चुनाव नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और जब हमें 2 चीज़ों में किसी एक को चुनना हो, तो उसका उस कारण होता है या वो उत्पन्न करता है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंसान को गुस्सा आता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स तब आते हैं जब इंसान को दो चीजों के बीच में, दो मकसद के बीच में चुनाव करना होता है। बेसिकली तीन तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पहला होता है अप्रोच। अप्रोच इसमें होता है जब इंसान को दो पॉजिटिव चीजों के बीच में चुनाव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद है और उनको इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ रही है। दूसरा है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस यानी कि इंसान को दो नेगेटिव चीजों के बीच में चुनाव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो हम बाहर का खाना खाएं, रोड साइड खाना खाएं जो सस्ता होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, या तो हम भूखे मर जाएं। तो ये दोनों नेगेटिव है। वो बाहर का खाना भी आपको नहीं पसंद है और आप भूखे भी नहीं मरना चाहते हो, तो आपको दोनों नेगेटिव में से कोई एक चुनना पड़ेगा। लास्ट है अप्रोच अवॉइडेंस, जिसमें आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीजों के बीच में चुनाव करना होता है। अप्रोच अवॉइडेंस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि एम्बिवेलेंस होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है, उसको खाना भी खाना बहुत पसंद है और वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो ये दो तो एक पॉजिटिव है यानी उसको खाना खाना है और एक नेगेटिव है, वो ओवरवेट है, तो इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा उसको। फ्रस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, जब आप चुनाव अच्छे से नहीं कर पाते हो या चुनाव करने के दौरान आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आपको अगर एक से ज़्यादा ज़रूरतें हो या आपकी ख्वाहिशें हो, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी परिस्थिति की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अच्छे से देखो और फिर उसके बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ को चुनो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को चुनने का सबसे, या कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन, यानी हम खुद को प्रेरित किस प्रकार से रख सकते हैं ताकि हम कोई काम करने के लिए अग्रसर रहें। हम किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं। अपने खुद से मोटिवेट करने को, दूसरे तो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करेंगे, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन आप खुद से कितना मोटिवेट होते हो, ये प्रभावित करता है कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं। सबसे पहले है आपको बहुत प्लान्ड रहना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जो गोल्स हैं, आपकी जो मंज़िल है, उसको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको पहले क्या चीज़ पाना है, क्या दूसरा पाना है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपको पहले क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए।
आप खुद के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओ जिसको आप आसानी से पा सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जामिनेशन में टॉप करना है, ये आपका प्रायोरिटाइज गोल है। इसको पाने के लिए आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओगे कि आप पहले चैप्टर 1 पढ़ोगे, फिर चैप्टर 2 पढ़ोगे, फिर चैप्टर 3 पढ़ोगे। फिर जब भी आपके ये टारगेट पूरे होते हैं तो आप खुद को कोई रिवॉर्ड दो, जैसे आपका जो अगर चैप्टर 1 खत्म होता है तो आप मैगी बना के खा लो, या आप खुद के लिए कोई ऐसी चीज परचेज कर लो जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट है, आप खुद की तारीफ करो। अगर आप कोई चीज को अचीव कर रहे हो तो, या किसी टारगेट को पूरा कर रहे हो तो आप खुद की तारीफ करो। अगर कोई टारगेट मुश्किल है तो आप उसको छोटे टुकड़ों में बांट दो और फिर छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक करके पूरा करो। हमेशा आप किसी भी चीज को जब आप कर रहे हो तो आप उसको ऐसे महसूस करो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उस चीज को विजुअलाइज करो कि आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो और आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आपका स्कोर अच्छा आया, आपके पेरेंट्स को बुलाया गया, आपको अवार्ड दिया जा रहा है। तो जब आप आउटकम को पॉजिटिव तरीके से अपने दिमाग में विजुअलाइज करोगे तो वो आपको प्रेरित करेगा पढ़ने के लिए। इस प्रकार से हम खुद को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। बाकी लोगों के लिए भी हर मकसद पाने के लिए ये सेल्फ मोटिवेशन की स्ट्रैटेजी जरूरी होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो खुद को सेल्फ मोटिवेट करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके लिए कोई दूसरा खड़ा रहे आपको प्रेरणा देने के लिए। आपको खुद से खुद की प्रेरणा बनना है ताकि आप अपने मकसद को पूरा कर सको। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।